अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें स्मार्ट सिलेबस क्या है, इसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मुमकिन तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हम एमसीक्यूज़ के हवाले से और रिवाइज़ करेंगे, एक रैपिड और तेज़ी से हम रिवाइज़ करेंगे इस चैप्टर को कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स सामना करना पड़ सकता है और उनका सोल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुड़वा दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि 60 to 65% सिलेबस छोड़ के बाकी सारा स्मार्ट सिलेबस में से रिमूव कर दिए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो पेज नंबर 17 जो पहला पेज है इस चैप्टर का, इसमें आपने बायोकेमिस्ट्री की एक डेफिनेशन तैयार करनी है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिस्ट्री क्या होती है? द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ साइंस नहीं लिखना आपने। बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? फिजियोलॉजी जो कि फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी है, और एनाटॉमी जो कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसको समझने के लिए। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे बेसिस और साल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक टेबल गिवन है जिसमें बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल का कंपैरिजन दिया गया केमिकल कंपोजिशन का। एक तो ये कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने देखना है वाटर दोनों में 70% है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दूसरा यहाँ पे नोट करने का पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि इस टेबल में एक बैक्टीरियल सेल है जो कि मोस्ट प्रिमिटिव लेस डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, और ऑर्गेनिजम्स है सॉरी, और दूसरा मैमेलियन सेल्स है जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनमें केमिकल कंपोजिशन जस्ट सिमिलर है। ये एवोल्यूशन का एक एविडेंस है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल। नीचे इस टेबल के दो लाइनों में दिया गया कि किसी जानदार की सर्वाइवल किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो अपने इन्वायरमेंट से केमिकल न्यूट्रिएंट्स को ले सके, और दूसरा उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर सके। पेज नंबर 18 पे अगर हम चले तो मेटाबॉलिज्म क्या है, और इसके दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म में सिंपलर सब्सटेंसेस कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसकी मिसाल फोटोसिंथेसिस है। कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर, इसकी मिसाल सेलुलर रेस्पिरेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन हमारे सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में जो पहला पैराग्राफ है, वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ, तमाम केमिकल प्रोसेसेस में होते हैं। 20% पानी बोन सेल्स में होता है, 65 to 89% जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होता है, और 85% हमारे ब्रेन सेल्स में होता है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ में दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। पहला पॉइंट कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये चीज़ों को दो तरीक़ों से हल करता है। जब इसमें कोई आयोनिक कंपाउंड हल किया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, जैसे सोडियम क्लोराइड को डालें तो सोडियम आयन के गिर्द पानी अपने नेगेटिव एंड से और क्लोराइड के गिर्द पॉजिटिव एंड से जुड़ जाएगा। हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया है, इसको डिसोसिएशन कहते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी डिसोल्यूशन के बाद, वो होगी आयन डाइपोल फोर्स। पानी डाइपोल है और सोडियम और क्लोराइड आयन है। दूसरा तरीका क्या है? जब कोई पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट जब पानी में डाला जाता है तो वो भी हल हो जाता है, और चीज़ हल की जाती है, सोल्यूट डाला जाता है, वो भी हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके और पानी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप समझ लें कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी में डिस्पर्स होते हैं, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स पानी में डिसोसिएट होते हैं। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। हीट कैपेसिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि नंबर ऑफ कैलोरीज, यानी हीट एक एनर्जी की किस्म है जिसका यूनिट कैलोरी होता है। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 ग्राम ऑफ वाटर या टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने इसकी वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 1। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 574 किलो कैलोरीज पर केजी। उसके बाद आयोनाइजेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। पानी टूट के एच आइन और ओ एच आइन में बदल जाता है। इनकी कंसंट्रेशन होती है 10-7 मोल्स पर लीटर या पर DM क्यूब।
आखिरी बात है प्रोटेक्शन। वाटर जो है ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे हमारे आईलिड्स और आई सरफेस के दरमियान टेयर्स मौजूद है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। हमारे दिल के बाहर पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से पहले पेज नंबर 20 पे 3-4 पैराग्राफ हैं। पहले जी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें दी गई हैं। मिल्क शुगर जिसे लैक्टोज कहते हैं, माल्टोज, इसी तरह की शुगर केन शुगर जो है वो है सुक्रोज। शुगर केन गन्ना और केन शुगर को कहते हैं जो कि सुक्रोज है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च एक शुगर है जो कि ट्यूबर्स में होती है, रूट ट्यूबर्स जैसे पोटैटो या वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में होती है। काटन सेलुलोज है, काटन जो है वो सेलुलोज है। पेपर जो है ये वुड का बनता है तो ये भी सेलुलोज है। ये मिसालें दी गई हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग बताया गया है, हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन के साथ वाटर मौजूद है। इसके जनरल फार्मूला बताया गया CXH2OY। एक्स और वाई सिमिलर हो सकते हैं मोनोसेक्राइड्स में, एक्स और वाई डिफरेंट होते हैं डाई या इससे ऊपर वाले जितने भी सेक्राइड्स हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए, यील्ड या गिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स। स्टूडेंट्स इसके बाद जी कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का तज़किरा किया गया है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स combine with oxygen with the protein they make glycoprotein, when they combine with lipids they make glycolipids। क्लासिफिकेशन नहीं है जिसमें मोनोसेक्राइड्स नहीं है, जिसमें ओलिगोसेक्राइड्स नहीं है, पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, सब कुछ ही नहीं है। पेज नंबर अगर हम 24 पे चलें तो लिपिड्स, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स पहले आपने करने हैं। इसाइल ग्लाइसरोल्स नहीं करने, वैक्सेस नहीं करनी, फास्फोलिपिड्स और टर्पिनाइड्स। लिपिड्स में क्या क्या है? लिपिड्स हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड आते हैं, जैसे टर्पिनाइड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, इसी तरीके से इसकी बहुत सारी इकसाम है, इसाइल ग्लाइसरोल्स हैं। दूसरा ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, ये वाटर हीटिंग है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की मिसालें याद कर लेनी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, क्लोरोफार्म है, अल्कोहल है, उनमें ये डिज़ॉल्व हो सकते हैं, ये वाटर हीटिंग होते हैं। और इनमें एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टोर होती है, इक्वल अमाउंट अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स के लिए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट्स में या लिपिड्स में होती है। लिपिड्स में क्यों होती है? क्योंकि इनमें CH कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कुछ मिसालें आपने याद कर लेनी, जैसे साइल ग्लाइसरोल्स हैं, वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्बिनाइड्स वगैरह वगैरह। आगे हम चलते हैं जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वाला टॉपिक तकरीबन सारा है। जो प्रोटीन्स पेज नंबर 26 पे है, इसमें पहले पैराग्राफ में दिया गया जी प्रोटीन्स, ये MCQ है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सेल का ड्राई वेट जो है उसका 50% प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स के कुछ फंक्शन बताए गए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाती हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो बॉडी का जो एज द बायोकैटलिस्ट काम करते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी को रेगुलेट करते हैं या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो प्रोटीन्स है। इसी तरीके से कैराटिन प्रोटीन है जो हमारी स्किन, हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स बनाती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं जो मसल्स बनाते हैं, जिससे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मूवमेंट पैदा होती है। केमिकली क्या है प्रोटीन्स? पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स है। एमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एमाइनो एसिड्स वाली जो हेडिंग है ये आपने करनी है। टोटल 170 एमाइनो एसिड्स हैं सेल में, 25 प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, और मोस्ट प्रोटीन्स 20 एमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। ये 3 डिफरेंट MCQs हैं जो आपने तैयार करने हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एमाइनो एसिड, स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला ये है, कार्बन है, इसके साथ 4 ग्रुप जुड़ते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसके साथ एक C डबल बॉन्ड OH, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये एसिडिक ग्रुप होता है, और दूसरा इसके साथ एमाइनो ग्रुप NH2, ये एमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, ये डिफरेंट एमाइनो एसिड्स में ये ग्रुप डिफरेंट होता है। और ये है एमाइनो ग्रुप और ये है एसिड ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एमाइनो एसिड। ये जनरल फार्मूला है। अब अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, जो सबसे सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट एमाइनो एसिड, MCQ आपने याद रखना है, उसमें R की जगह H होता है, बाकी सारा सेम आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। इसको COOH भी लिख सकते हैं, और इधर एमाइनो ग्रुप, दिस इज़ ग्लाइसिन। स्टूडेंट्स ये ग्लाइसिन सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट एमाइनो एसिड है। अगर यहाँ पे CH3 हो तो इससे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? ये एलानीन है। ये 2 एमाइनो एसिड्स की मिसालें हमारी इस बुक में दी गई है। दिस इज़ एलानीन। 2 सिंपल एमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स या स्ट्रक्चर्स आप दिए गए। पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज़ बिटवीन 2 consecutive amino acids in protein or polypeptide chain is called peptide bond। स्टूडेंट्स पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये देखें, मिसाल के तौर पे ये NH2 है और ये दूसरे अमीनो एसिड का ये R ग्रुप है, फ़र्ज़ करें
ये H है, ये C डबल बॉन्ड OOH है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CH3 लिख लेता हूँ यानी एलानीन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन यानी ग्लाइसिन। तो स्टूडेंट्स इसका OH और इसका H, ये वाटर मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को केमिस्ट्री में कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये बॉन्ड क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड ON और H, ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड को C डबल बॉन्ड ON जहाँ पे प्रेजेंट हो, इसको वैसे एमाइड, ऐसे क्लासेस को एमाइड ग्रुप भी बोलते हैं या एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी, प्रोटीन्स की वजह से। अच्छा जी, ये चेन दोनों साइडों पे, इसको बोलेंगे ग्लाइसाइल एलानिन। ये एक डाई पेप्टाइड है, इसमें 2 एमाइनो एसिड्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा जाएगा, सो बी केयरफुल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये वैसे बज़ाहिर एक खुश्क सा और मुश्किल सा टॉपिक है, लेकिन मैं इस तरीके से इसे आपको टिप दूंगा कि इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, और इट विल मीन्स कि देयर विल बी नो इशू फॉर यू टू प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात, प्रोटीन्स के फंक्शंस डिफरेंट क्यों होते हैं? हर प्रोटीन में नंबर ऑफ एमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, और शेप ऑफ प्रोटीन डिफरेंट होती है, 3 डायमेंशनल शेप डिफरेंट। 3 पॉइंट्स हैं जी। अब 4 लेवल हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। आपने तैयार कैसे करना है स्टूडेंट्स? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर ऑफ एमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड देखा जाता है। फ्रेडरिक सेंगर या सेंगर का नाम आपने लिखना है, जिन्होंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। इंसुलिन में टोटल 51 एमाइनो एसिड है, 2 चेन्स की शक्ल में, एक 30 एमाइनो एसिड वाली और एक 21 एमाइनो एसिड वाली। फिर दूसरी मिसाल आपने देनी हीमोग्लोबिन की, जिसमें टोटल 574 एमाइनो एसिड्स हैं। 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन। हर अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड है और हर बीटा चेन में 140 एमाइनो एसिड्स हैं, टोटल 574। आखिर में आपने बताना है कि 10,000 प्रोटीन्स है ह्यूमन बॉडी में, ये MCQ है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में आखिरी बात आपने ये इंपॉर्टेंस बतानी कि सीक्वेंस एमाइनो एसिड्स का कितना इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम है जिसको सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होता है। स्टूडेंट्स ये चेंज कहाँ पे आता है? 2 चेन्स अल्फा हैं, 2 बीटा। हर बीटा चेन की पोजीशन नंबर 6 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एमाइनो एसिड छोड़ के जो छठा एमाइनो एसिड है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में वो ग्लूटामिक एसिड होता है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में वो वैलीन लग जाता है। आपने नोट किया, आउट ऑफ टोटल 574 एमाइनो एसिड्स ओनली 1 एमाइनो एसिड्स पोजीशन हैज चेंज्ड। ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल में, उसकी जगह वैलीन लग गया ड्यू टू सम म्यूटेशन इन द जीन। इस वजह से स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, इसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है जी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है ना, ज़्यादातर कैराटिन, एक्टिन, मायोसिन, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। और स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 बातें हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा शीट। ये कैसे ड्रा करनी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अल्फा हेलिक्स कैसे बनाना है, ये आपकी केमिस्ट्री चैप्टर 4 फर्स्ट में भी गिवन है टॉपिक। अल्फा हेलिक्स ऐसे ड्रा करते हैं, ऐसे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने 2 एमाइनो एसिड लिखने हैं कि यहाँ पे कार्बन, अल्फा कार्बन जिसे कहते हैं, C डबल बॉन्ड ON और उसके साथ H। ये आगे N भी जुड़ा हुआ है, ये C भी जुड़ा हुआ है। दूसरा एमाइनो एसिड इधर N और N के साथ H, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर C डबल बॉन्ड O, ये इधर। इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसके और इसके दरमियान बॉन्ड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जी, ये है अल्फा हेलिक्स। स्टूडेंट्स बीटा शीट कैसे बनानी है वो भी बहुत सिंपल है। जैसे देखें, आपने ऐसे शीट बनानी है जी, ऐसे, बहुत सिंपल है। इनको आपस में जोड़ देना है, जैसे वर्क आपने ऐसे तय किया हुआ है। इधर C बल्कि दूसरी इंक के साथ मैं बनाऊंगा। ये अल्फा कार्बन, ये नाइट्रोजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ NH, ये बॉन्ड आगे बनेगा। ये यहाँ पे हम बना लेंगे, फ़र्ज़ करें C, इधर N के साथ H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आगे बॉन्ड, और ये इस पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। ये कौन सी बॉन्डिंग है जी? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्टूडेंट्स आपने ये ज़रूर स्ट्रक्चर्स बना लेने। ये बीटा शीट है और ये अल्फा हेलिक्स है। ये 2 स्ट्रक्चर सेकेंडरी हैं जी, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये दोनों आपने डायग्राम्स भी ड्रा करनी। टर्शरी और क्वाटरनरी में 2 चीज़ें आपने लिखनी है और मैं कंपैरिजन हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को। टर्शरी में 3 बॉन्ड है, आयोनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड ब्रिज। क्वाटरनरी में 3 बॉन्ड है, पहले 2 सेम आयोनिक और हाइड्रोजन। जो तीसरा डिफरेंट है वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन।
एक और पॉइंट, टर्शरी स्ट्रक्चर में ज़्यादातर फंक्शनल प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्वाटरनरी है। एक पॉइंट ये नोट करें कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें ही हाइड्रोफिलिक जो अमीनो एसिड है वो बाहर होते हैं और हाइड्रोफोबिक अंदर वाली साइड पे, इसलिए ये प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड बाहर है, वो ब्लड में आमतौर पे डिसॉल्व होती है जैसे हार्मोन्स। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जैसे हीमोग्लोबिन, ये वाटर इनसॉल्युबल है क्योंकि इनके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बाहर है, हाइड्रोफिलिक अंदर चले जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि सर प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी हीमोग्लोबिन का तस्करा है, क्वाटरनरी में भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्वाटरनरी ही होता है। प्राइमरी में इसलिए मिसाल दी गई कि वहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड बताएंगे कि इसमें ये होते हैं और सीक्वेंस की थोड़ी सी बात की गई। ये था लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आखिरी बात न्यूक्लिक एसिड्स, पेज नंबर 30 और 31 से आगे आपने नहीं करना। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से पहले है, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया जी। 1869 में फ्रेडरिक माइस्टर ने पास सेल्स के अंदर या फिश स्पर्म्स के अंदर न्यूक्लियस निकाला, उसमें से वाइटिश मटीरियल निकाला, उसकी नेचर चेक की तो वो एसिडिक थी, पीएच, तो उन्होंने इसे कहा चूँकि न्यूक्लियस से निकला था और एसिडिक के नेचर था तो इसे न्यूक्लिक एसिड कह दिया। बाद में पता चला ये दो तरह के हैं, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज शुगर है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए की फर्दर कोई टाइप्स नहीं, आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, आरएनए न्यूक्लियस में बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आता है, वहाँ प्रोटीन बनाता है। डीएनए कोड मैसेज है और मैसेंजर आरएनए जो है वो इसका डी कोड है। स्टूडेंट्स, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसे सेंट्रल डोग्मा या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है जी। इसमें जो पेंटोस शुगर होती है उसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप लगा होता है। अगर एक ग्रुप हो तो एडिनोसिन, या मतलब मोनोफास्फेट पे डाईफास्फेट फिर ट्राई। ये एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं, एक पेंटोस शुगर, एक फास्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें हैं, एक पेंटोस शुगर और एक कार्बन नंबर 1 पे जुड़ी हुई नाइट्रोजनस बेस। स्टूडेंट्स, एडिनोसिन क्या है? एडिनिन और राइबोस शुगर। डी एडिनोसिन क्या है? एडिनिन और डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, इसी तरीके से आगे ग्वानोसिन है, साइटिडीन है, थाइमिडीन है, या यूरिडीन है, ये आपने करने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 में जो जो चीज़ें मुमकिन या जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मुमकिन थे, एमसीक्यूज़, वो मैंने आपको बता दिए। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है और हमें दुआ में याद रखना है।